थेरेपी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा तालुकदार हैं जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उनसे हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में और कि कैसे ये कैंसर ना कि सिर्फ छोटे मोटे दर्द बल्कि गंभीर बीमारियों जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, मोबिलिटी इश्यूज में आपकी मदद कर सकती है। तो डॉक्टर प्रतिभा, प्लीज जॉइन अस। Dr. Pratibha, are you there? वेलकम डॉक्टर प्रतिभा। तो मैं अभी ऑडियंस को बता रहा था कि आज हम आपसे फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे और कैसे फिजियोथेरेपी हमारी कई बीमारियों में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले कि हम इसकी बात करें, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा है। मैंने अपने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करी है, बैचलर्स एंड मास्टर्स। एंड मैंने मास्टर्स जो किया है वो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में स्पेशलिटी डिवीजन में किया है। एंड मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड मलिगन प्रैक्टिशनर भी हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कीन इंटरेस्ट जो है वो फिजियोथेरेपी में आगे बढ़ने का है। मैं सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को कैसे रिकवर कर सकती हूँ, जो सफ़र कर रहे होते हैं पेन के साथ या बहुत सारे कंडीशंस के साथ। मेरी कंट्रीब्यूशन रहे सोसाइटी को। मैं वही कोशिश रखती हूँ अपनी। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा फॉर दैट। आपसे पहला सवाल, नॉर्मली हम फिजियोथेरेपी के बारे में जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ छोटे मोटे दर्द या कुछ पेन हो गया तो उसके लिए है, बट फिजियोथेरेपी का रोल उससे कहीं ज़्यादा है। फ्रॉम अगर आपका कोई गंभीर गिरने की वजह से आपको कोई चोट लगी है, यहाँ तक कि कोई सर्जरी अगर आपकी मेजर हुई है वहाँ तक, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, हम सबको पहले ऐसा लगता था कि फिजियोथेरेपी के बारे में कि फिजियोथेरेपी मसाज करता है, फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे मुझे मसाज करेंगे, मेरे पेन कम हो जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे मुझे कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगे। बहुत कम नॉलेज थी, हमें बहुत कम ज्ञान थी फिजियोथेरेपी के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन को कम करना ही नहीं होता है, या फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज नहीं होता है। इसमें इट इज़ बियॉन्ड दैट। आप अगर गिरते भी है, गिरने से आपको चोट लगती है, चोट में आपको दर्द हो सकता है, आपको उस जगह पे स्पैज़म हो सकता है, उस जगह को आप टच करने पे पेन हो सकता है, वहाँ पे सूजन भी आ सकती है, एंड वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारी चीज़ें आपको होती है। उसमें हर एक सिम्टम के लिए फिजियोथेरेपी काम करती है। पेन को कम करने के लिए हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी होती है जहाँ पे हम लोग लगाते हैं उसको पेन रिड्यूस करने के लिए। देन हम थर्मोथेरेपी अप्लाई करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, स्पैज़म को रिड्यूस करने के लिए, या जो हमें छूने पे दर्द हो रहा है उस टेंडरनेस को भी कम करने के लिए हम दिस पेन रिलीविंग मोडालिटीज को हम यूज करते हैं। उसके बाद जब आपकी पेन कम हो जाती है, हम लोग आपकी कोई अगर मसल पे इम्पैक्ट हुआ है या आपकी कोई लिगामेंट पे इम्पैक्ट हुआ है, हम उस पर भी काम करते हैं।
ये हो गया आपके फॉल, एक सिंपल सी फॉल की बात कर रही हूँ जिसमें इतनी सारी चीजें हो सकता है एक फॉल के बाद फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट जब आपको मिलेंगे, आपको देखेंगे, देन वी विल लुक फॉर द साइंस ऑफ द फ्रैक्चर, राइट। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हम लोग एडवाइस करेंगे डॉक्टर को दिखाएं, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाए, एंड ऑर्थोपेडिशियंस के जो भी प्लास्टर करेंगे, सर्जरी करेंगे, उसके बाद भी फिजियोथेरेपी की रोल होती है। सो अगर प्लास्टर कोई लगा के 21 दिन बाद या 4 हफ्ते बाद प्लास्टर रिमूव करते हैं, देन वो पूरे के पूरे जॉइंट बहुत स्टिफ रहती है, या वहाँ पे पेन हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है, उसको भी रिड्यूस करने में फिजियोथेरेपी ही मदद करती है। उसके अलावा अगर सर्जरी होती है, सर्जरीज के बाद आपकी हो सकता है जॉइंट को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े, अगर कोई हिप बोन फ्रैक्चर हो गया या कोई एंकल में स्प्रेन हो गया, लिगामेंट की सर्जरी हुई है। सो इन सर्जरी से रिकवर करने में भी फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। थैंक यू फॉर दैट। सो ये तो मेरे को भी आज तक ये लगता था कि फिजियोथेरेपी ज़्यादातर थोड़ा सा दर्द हुआ तो करा ली, मसाज करा लिया, कोई मशीन लगा दी और थोड़ा सा उससे अपने आप हो गया। Yes, Dr. Manoj. So on today's date, so I want to before we go ahead, आज के दिन मैं ये अवेयरनेस इसीलिए देना चाहती हूँ जनता को एंड सोसाइटी को, क्योंकि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है एंड टुडे इज 8 ऑफ सितंबर। 8 सितंबर हर साल हम लोग वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमें सोसाइटी को अवेयर कर सके अबाउट फिजियोथेरेपी, एंड फिजियोथेरेपी कैसे मदद कर सकते हैं एक इंसान को अपने नॉर्मल रूटीन में काम करने के लिए। किसी को अगर कोई बीमारी हुई थी या कोई भी स्ट्रोक हुआ था, कोई भी अटैक आया था, न्यूरोलॉजिकल कुछ हो सकता है, सो उसके बाद वो वापस कैसे अपने लाइफ में जा सकता है, कैसे अपनी एक्टिविटीज को, डेली जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें वापस वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। सो उसमें हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम सोसाइटी को अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, एंड ये हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने मेंशन किया कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। तो इसी ओकेजन पे एक और चीज़ बताइए कि फिजियोथेरेपी को लेके बहुत मिथ्स होते हैं लोगों के माइंड में। वैसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जिनको डिस्पेल करना ज़रूरी है? सो मेजरली जो हमें लगता है कि लोगों को मिथ ये है कि फिजियोथेरेपी से सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर अगर मुझे रेकमेंड नहीं करेंगे तो मुझे फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए। उनको फिजियोथेरेपिस्ट पे भरोसा, फिजियोथेरेपी प्रोग्राम या ट्रीटमेंट के ऊपर वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी सोसाइटी में, दैट वो इंडिपेंडेंटली फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत कम लोग आते हैं। नाउ अर्बन सोसाइटी के लोग या बहुत लोग अभी अवेयर हो चुके हैं, बट मोस्टली अगर मैं कहूँ तो 50% 60% लोग अभी भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आते हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर और आप अगर जो फिजियोथेरेपिस्ट को चूज करते हैं, राइट, आप कोई अगर ऑथेंटिकेट फिजियोथेरेपी क्लिनिक या फिजियोथेरेपी सेंटर को विजिट करते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर कैन बी लोकल फिजियोथेरेपिस्ट या कुछ स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस करते हैं समटाइम्स। सो एक इसीलिए हम लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप जब भी फिजियोथेरेपी ले तो एक फिजियोथेरेपिस्ट जो कि एक प्रॉपर डिग्री हो, जिनके पास एक अच्छे कॉलेज से, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से पढ़ के आए हैं। तो सो ये एक है सोसाइटी में मिथ कि फिजियोथेरेपिस्ट आएंगी और मुझे अगर डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया मैं कराऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, देयर आर मिथ्स दैट मेजरली हार्ट सर्जरीज के बाद फिजियोथेरेपी करना लोगों को डर लगता है। वो सोचते हैं कि मेरी हार्ट अगर फंक्शन करना बंद कर दे, अगर मुझे मेरा हार्ट एक्सरसाइज करते हुए बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, राइट। तो ऐसी भी मिथ है, बट ऐसा नहीं है। अभी आज के डेट पे आप कोई भी हार्ट सर्जरीज करते हैं या स्टेंट भी डलती है, इनफैक्ट उसके बाद भी फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी से जो हमारी बॉडी की स्टेमिना है, एंड्योरेंस बोलते हैं हम उसको, एक्सरसाइज हमारी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाती है। एंड देन अगर सर्जरी होती है उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, जैसे कि लंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या हमारे लंग एक्सपेंशन, लंग वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं,
जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। एक्सरसाइजेज उसको हेल्प करती है। एंड आपकी जब सर्जरीज के बाद पेन भी होती है तो उसको भी कम करने में मदद करता है। मसल जो वीक हो जाती है बिकॉज बहुत दिन बेड पे होते हैं, तो उसके लिए भी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज से हम लोग उन मसल्स को वापस बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग मसल स्ट्रेंथ को वापस पा सकते हैं, ताकत की वापस पा सकते हैं। सो वेंटिलेटर पे कोई है तो वेंटिलेटर से जल्दी हम लोग वेंटिलेटर को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। सो या ये सब बेनिफिट्स है एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के इनफैक्ट आफ्टर हार्ट सर्जरीज ऑल्सो। सो कोई घबराने वाली या कोई ऐसा मिसकंसेप्शन ना रखे कि फिजियोथेरेपी से कुछ प्रॉब्लम होता है। ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपी में वो प्रिकॉशंस रखना पड़ता है जो कि हर एक फिजियोथेरेपिस्ट या कोई हॉस्पिटल्स में आपकी जब फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है, घर पे भी कोई फिजियोथेरेपी करते हैं या कोई फिजियोथेरेपी सेंटर में भी आके करते हैं, देन उनके सिम्टम्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरत होता है। जब पेशेंट आएंगे तो उनके हमेशा हम लोग जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए करते हैं। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो हम लोग रेस्ट देंगे, उसके बाद उनके हार्ट रेट को नॉर्मल करेंगे, देन ओनली वी डू दी एक्सरसाइजेस। चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा। तो अगर हम सर्जरी से थोड़ा नीचे आए, मान लीजिए इंडिया में जैसे डायबिटीज बहुत कॉमन है, राइट? जी, तो क्या डायबिटीज पेशेंट को हेल्प किया जा सकता है फिजियोथेरेपी से, और कैसे? यस डॉक्टर मनोज। सो डायबिटीज में हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम इज नॉट द डायबिटीज, राइट? प्रॉब्लम उसमें हो सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन डायबिटिक पेशेंट्स। सो जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक लोग होते हैं तो उनमें उनकी नर्व्स वीक हो जाती है, उनके नर्व में झंझनाहट आती है, उनको वीकनेस फील होती है लेग्स में, फिट में, राइट? देन डायबिटिक फुट भी होते हैं। उसके अलावा देयर कैन बी फ्रोजन शोल्डर विच गेट्स डेवलप्ड अमॉन्ग द डायबिटिक पेशेंट मोस्टली। फ्रोजन शोल्डर किसी को भी हो सकता है, बट मेजरली अगर डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं तो उसको रिकवर करने में काफी टाइम लगती है, राइट? सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस। एक तो इसमें हम फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ी रोल है। दूसरी चीज, फिजियोथेरेपी डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, वेट को मैनेज करने में हेल्प करती है, वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। आई विल नॉट से कि फिजियोथेरेपी से आपकी वेट अगर आज 80 केजीज है और उसको हम 70 केजीज में ला देंगे, वो नहीं भी हो सकता है, बट स्टडीज कहती है एंड देन हम लोगों ने खुद भी हमारे प्रैक्टिसेस में एक्सपीरियंस पे ये पाए हैं कि हमारी जो HbA1c होते हैं, सो वो कंट्रोल होते हैं विद एक्सरसाइजेस। इवन दो वेट मैनेज नहीं हुआ या वेट रिड्यूस नहीं हुआ, बट देन शुगर कंट्रोल जरूर हुआ है एक्सरसाइजेस से। एंड एक्सरसाइजेस हम लोग डायबिटीज में 2 तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि शुगर कंट्रोल में हेल्प करते हैं। दोज 2 एक्सरसाइजेस आर एरोबिक एक्सरसाइजेस, जो कि फ्री एक्सरसाइजेस होती है। आप उन एक्सरसाइजेस के अंदर में आप बोल सकते हो जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, एंड आप साइकिलिंग कर सकते हैं। जैसे आप घर पे एक बाइसाइकिल ले लिए, स्टेशनरी बाइसाइकिल आप कर सकते हैं घर पे, या आप नॉर्मली भी इफ यू आर फिट इनफ टू गो आउट तो आप बाहर जा सकते हैं एक साइकिल लेके। 30 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग इज हेल्पफुल। और अगर आप नहीं चला सकते साइकिलिंग ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स, सो आप घर पे भी कर सकते हैं। और बेस्ट इज टू वॉक। अब बहुत सही सलाह है हमारी कि आप वॉक करिए 30 मिनट्स एक दिन में। हर हफ्ते के हर 7 दिन या हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन आप वॉक करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है एंड होती है। सो दूसरी चीज जो मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर देयर आर कॉम्प्लिकेशंस हमारी आती है, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर मैंने बोला है। तो फ्रोजन शोल्डर में शोल्डर जॉइंट पे यहाँ पे हमारे स्टिफनेस आती है, यहाँ पे बहुत पेन होती है, सीवियर पेन होती है, रात को सोया नहीं जाता, अगर करवट लेके सोते हैं तब बहुत ज्यादा पेन आती है, चूने पे दर्द होता है, स्वेलिंग आती है अंदर में। उसके लिए आपको इमीडिएटली फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। एंड फिजियोथेरेपी अगर आप अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगी तो आपकी वो रिकवरी की चांसेस ज्यादा होती है। लोगों को पहले लगता है कि थोड़ा बहुत हुआ होगा, ठंड के वजह से हो गया, या मैं रात को ज्यादा एसी चला रहा हूँ इसीलिए हो रहा है। सो नो, ये अगर आपको लग रहा है स्टिफनेस है, आप हाथ ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, आपको कोम नहीं कर पा रहे, आप
कोई भी एक्टिविटी, बैक एंड एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। दूसरी चीज आपकी न्यूरोपैथी क्या होता है? न्यूरोपैथी में आपको नर्व की वजह से, बिकॉज आपके नर्व्स वीक हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दी हाई शुगर लेवल और लेस शुगर कंट्रोल, राइट। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी का ज्यादा है तो उनमें ये पाया जाता है, उसमें आपको वीकनेस फील होगा, आपको टिंगलिंग, झंझनाहट होंगी आपको पूरी हाथ, या फिर आपके हो सकता है फिट में एनी टाइम ऐसा जलन जैसा, बर्निंग जैसा आपको फील होगा। तो उन केसेस में भी फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। एंड अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस, डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं उसमें, एंड एक्सरसाइजेस से भी काफ़ी मदद मिलती है। एंड मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रही हूँ, डायबिटिक फुट में क्या होता है, अगर आपकी ना जब डायबिटीज़ होते हैं तो उसमें सेंसेशन कम हो जाती है, हमारे फुट में सेंसेशन कम हो जाती है, हमारी जो तलवे है तो उसमें हम सेंस नहीं कर पाते, गर्म है, ठंडा है, कोई से चुभ गया है, आपको पता नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाता है, एंड इन्फेक्शन की वजह से वो बढ़ते बढ़ते वो गैंग्रेनस हो जाता है। गैंग्रीन मतलब उसके वो अंदर से पक जाती है, या वो उसमें पस जम जाती है, वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं, हमारी जो अंदर के मसल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू होता है। उसकी वजह से कई बार वो फुट को काटना भी पड़ जाता है। सो दैट इज दी मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। सो उसको हम लोग मदद कैसे करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आएंगे तो आपको प्रॉपर फुट सोल के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी फुट सोल आपको लेनी चाहिए, कैसी टाइप की आपको शूज पहननी चाहिए। आपको हमेशा अच्छे प्रोटेक्टेड शूज पहननी चाहिए, सो दैट आपको कभी भी कोई इंजरी ना हो। बाहर की कोई भी, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, कुछ चीजें चुभ गया, आपको पता ही नहीं चला बिकॉज सेंस नहीं है उस जगह पे। एंड ऑल्सो सेंसेशन को भी इम्प्रूव करने में फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। यस डॉक्टर मनोज, so this is how physiotherapy can help in diabetic patients. Yeah. काफी कुछ कर सकते हो फिजियोथेरेपी, मुझे पता नहीं था। Yes. सो मेरे फैमिली में भी हैं डायबिटीज पेशेंट्स, तो मेरे को पता नहीं था कि फिजियोथेरेपी का एक्चुअली इतना बड़ा रोल रहता है इसमें। सो जो अभी आप एज मे बी इजी टू गेस, जो हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑडियंस से आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड पेन, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो Pain. हाँ, so Okay. Lily Jha is asking, I have got pain in my right arm, neck and back. Please advise what type of exercise should I go for? So मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। Okay. लिली झा पूछ रही है कि उनके राइट आर्म में, गर्दन में और बैक में दर्द है, तो वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती है? मैम, सो एक्सरसाइजेस के लिए अगर आपको मैं कहूँ कि आपको नेक से लेके यहाँ तक पेन आ रहा है, तो एक चीज आपको ये जानने की जरूरत है कि ये कितने टाइम से आपको हो रहा है, राइट। अगर आपको अभी जस्ट शुरू हुआ है, सो आई कैन एडवाइज यू विद सम, मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको बता सकती हूँ। अगर ये बहुत क्रॉनिक हो रहा है, आपको बहुत पुराना कुछ हो रहा है और पहले से प्रॉब्लम है, मे बी आपने एमआरआई भी कराया होगा, तो उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, या हम लोग डिस्क हर्निएशन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये रेडिएशन होती है, राइट। तो अगर नेक में आपको कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताऊं, एकदम सिंपल से सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकते हैं, एंड वो एक्सरसाइजेस है, हम लोग बोलते हैं उसको नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में आपको क्या करना चाहिए, एक तो आप हाथ अपने फोरहेड पे रखेंगे, फोरहेड पे रख के फोरहेड को पुश करेंगे। आप अपने हेड की मूवमेंट नहीं करेंगे, बस इसको पुश करेंगे। होल्ड करना है 10 काउंट्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करके आप 5 रेपिटेशंस करेंगे फॉर ईच साइड, सामने, फिर पीछे की तरफ, फिर साइड की तरफ, राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। सो ये आप कर सकते हैं दिन में 2 बार। ये एक्सरसाइजेस आप बैठ के कर सकते हैं। जब बैठेंगे तो आपको पूरा सीधा बैठना है इन अ चेयर, आप ऐसे स्लाउच करके मत बैठिएगा, ऐसे झुक के ऐसे एक्सरसाइजेस नहीं करना है, नेक को बेंड नहीं करना है। सो नेक आपका सीधा होना चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, ताकि ये एक्सरसाइजेस की इफेक्ट आपको अच्छा आए। दूसरा, आपको एक एक्सरसाइज है, हम लोगों को टक इन बोलते हैं इसको। सो इसको अंदर की तरफ करना है, आपकी जो चिन है, चिन को अंदर की तरफ करना है, देन आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो सामने देखना है, आप किसी मिरर के सामने बैठ सकते हो, या आप ऐसे भी नॉर्मल चेयर पे बैठ सकते हैं, एंड आप सामने देख के फिर इस एक्सरसाइजेस को करना है, 5 रेपिटेशंस करना है विथ 10 सेकेंड होल्ड। उसके बाद आपके अगर आर्म में रेडिएशंस आ रही है,
तो आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको आप आर्म को ऐसे लेके हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दिस इज हाउ आप मुझे देख पा रहे होंगे। सो ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, एक आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। सो ये हाथ को अगर मैं लेफ्ट साइड को बेंड कर रही हूँ राइट साइड की तरफ, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पीछे की तरफ जाएंगी, ताकि मेरा ये जॉइंट स्टेबल रहे और मैं इसको बेंड करूंगी। आपको यहाँ पे खिंचाव आएंगी, मतलब आपका मसल स्ट्रेच हो रहा है। सिमिलरली आप इस साइड के लिए भी करेंगे, एंड ये करते हुए आपको 20 to 30 काउंट्स तक होल्ड करना है और 3 से 5 बारी करना है ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद शोल्डर के लिए थोड़ा करेंगे, शोल्डर श्रगिंग, इसको ऊपर की तरफ करना है, होल्ड करना है 10 काउंट तक, देन रिलीज करना है। शोल्डर रोटेशंस करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो मैम दीज आर दी सम बेसिक एक्सरसाइजेस। इससे काफी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे। आप फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट को आप घर पे भी बुला सकते हैं, बिकॉज अगर पेन है और सीवियर पेन है आपको, उसमें अगर आप एक्सरसाइजेस इमीडिएटली करेंगे, हो सकता है आपको पेन बढ़ जाएगा। सो मैं एडवाइस यही करूंगी कि आप पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें, एंड उसके बाद एक सेफ एक्सरसाइज प्रोग्राम आप फॉलो करें घर पे। एंड पेन के लिए आप हॉट पैक लगा सकती है 15 मिनट के लिए, दिन में 2 बार। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो, और उस मसल को रिलैक्स करेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन वगैरह लगाएंगे, जिससे पेन कम होगा। उसके बाद एक्सरसाइज करने में आपको आसानी होंगी। और मोबिलाइजेशन भी करते हैं हम, स्पाइन की मोबिलाइज करते हैं। अगर आपकी स्टिफ है यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन, उसको भी हम लोग रिड्यूस करते हैं। बैक पेन के लिए ये हमें जानना जरूरी है कि आपको आगे झुकते हुए दर्द हो रहा है, या आपको सीधा लेटते हुए दर्द हो रहा है, या आपको चलते हुए दर्द हो रहा है, राइट। सो आपको अगर बहुत देर खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सीधे लेट के आपके घुटने को आप अपने चेस्ट की तरफ लाइए, उसको होल्ड करिए 10 सेकेंड तक, और दोनों साइड के लिए करिएगा। सो मैं यहाँ पे दिखा पाऊंगी कि नहीं। दिस इज हाउ यू नीड टू डू। आप लेट जाएंगी, लेट के आप नी को चेस्ट की तरफ लाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक, एंड दोनों साइड में करेंगे। उसके बाद दोनों लेग को आप दोनों ही नीज को अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक, देन रिड्यूस करेंगे। उसके बाद नीज को फोल्ड करते हुए आपको घुमाना है राइट की तरफ एंड लेफ्ट की तरफ। सो ये 2 एक्सरसाइजेस मैं अभी के लिए बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे आप अगर थोड़ा सा और डिटेल में बता पाती कि आपको कौन सी एक्टिविटीज में ज्यादा पेन हो रही है, क्योंकि फिजियोथेरेपी हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी एक्टिविटीज पेन देता है। इसका मतलब ये होता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होना होता है कि स्पाइन में प्रॉब्लम कहाँ है। अगर जो डिस्क है, अगर डिस्क आगे की तरफ निकला हुआ है, पीछे की तरफ निकला हुआ है, उसके हिसाब से फिर एक्सरसाइज हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। So yeah, Dr. Manoj, next question. So before I go on to the next question, so if आपने एंड में बोला कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको असेस करेंगे, फिर आपको एग्जैक्टली और एक्सरसाइज बता पाएंगे। सो अगर कोई आपसे या आपके किसी कॉलीग से मिलने आना चाहता हो तो कहाँ आ सकता है? ओके, सो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अंतारा असिस्टेड केयर सर्विसेज लिमिटेड। इट्स ए मैक्स ग्रुप कंपनी, एंड हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारे 2 फिजियोथेरेपी सेंटर है। एक गुड़गांव में है, 49 गुलमोहर मार्ग, DLF फेज 2 गुड़गांव। सो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, अंतारा केयर होम करके आप सर्च कर सकते हैं। एक हमारे गुड़गांव में है, एक हमारे GK ग्रेटर कैलाश 2 दिल्ली में है। So 558A Greater Kailash 2 is the address where you can come to the physiotherapy center. We have a very experienced team of physiotherapy who will assist you here. And यहाँ पे जो equipments हम लोगों ने रखा हुआ है, those are very high-end equipments, and पेन रिडक्शन, फिर मोबिलिटी ट्रेनिंग। आपको किसी को स्ट्रोक हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, सो हमारे पास बॉडी वेट को सपोर्ट करते हुए हम वॉकिंग की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास लेजर है, लेजर मशीन से हमारी इन्फ्लेमेशन कम होती है। सो वो हाई एंड लेजर इक्विपमेंट है, एंड देयर आर वेरियस इक्विपमेंट्स। और हमारी जो फिजियोथेरेपी सेंटर की सबसे अच्छी बात है, ये है एल्डरली फ्रेंडली, ये सीनियर फ्रेंडली है। कोई भी आपके पेरेंट्स आना चाहते हैं, या जो सीनियर है, जिनको कहीं पे भी आना मुश्किल है, तो हम लोग ये एनवायरनमेंट ऐसे बना रखा है कि यहाँ पे सीनियर फ्रेंडली है। जैसे
कि द फ्लोरिंग्स आर एंटी स्किड फ्लोरिंग, गिरने की चांसेस नहीं है। दूसरी चीज एंटी बैक्टीरियल है, क्योंकि अभी इन्फेक्शन की बहुत चांसेस है। कोविड की कोविड कंट्रोल, कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। Then we have grab bars in the washroom, so we have buttons to detect any fall, so where you can press the button if you're in the washroom, you will get the help. So कुछ ऐसा हमने बना रखे हैं हमने फिजियोथेरेपी सेंटर को, ताकि हम हेल्प मदद कर सके ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर लोगों को। एंड उसके अलावा हम लोग घर पे भी फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास आते हैं, आपको एसेस करेंगे, आपको आपकी कंडीशंस को, प्रॉब्लम रूट कॉज को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोल दिया ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है तो आप बस फिजियोथेरेपिस्ट हमारे ऐसे नहीं आते कि डॉक्टर ने बोल दिया ये करना है तो हम डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो करते हैं, बट हम अपने एंड से भी देखते हैं कि उसके अलावा भी कहाँ पे प्रॉब्लम है। हो सकता है मसल बहुत ज्यादा वीक हो, उनकी हिप में भी काम करना पड़े, हो सकता है उनकी जो नी में पेन आ रहा है वो हिप के वजह से आ रहा है या उनके बैक की वजह से आ रहा है। सो हम लोग हॉलिस्टिकली देखते हैं। इट्स नॉट कि हम लोग बस एक कंडीशन के लिए आए और हम एक ही कंडीशन को देख के पेशेंट को बोलते हैं कि बस आप इतना ट्रीटमेंट ले लो। वी लुक आफ्टर द पेशेंट हॉलिस्टिकली, उनके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वी डिवाइस अ केयर प्लान और ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स नीड, क्योंकि हर किसी के ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता है। मेरे को नेक पेन होगा, आपको नेक पेन होगा, तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होंगे। सो या घर पे भी आके हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो फिजियोथेरेपी टीम है, वी हैव 20-30 प्लस ऑफ फिजियोथेरेपी टीम। अभी तक हम लोगों ने 10,000 लाइव्स वी हैव टच्ड ओवर लास्ट 6 months, एंड या सो माय टीम इज डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब हियर। 10,000 पेशेंट, ये तो काफी काफी इम्प्रेसिव है। यस। अच्छा डॉक्टर प्रतिभा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है। सो प्रवृत्ति बेहरा नाम है। सो आप डॉक्टर प्रतिभा है, ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है, सिमिलर नाम है। ये कह रही हैं इनकी एज 40 है और इनको नी पेन शुरू हो गया है। ओके। तो सिर्फ इतनी जानकारी इन्होंने दी है, क्या सिर्फ इतनी जानकारी से आप कुछ हेल्प कर सकती हैं इनकी? जी मैम, सो फर्स्ट थिंग, आपकी अगर वेट, आपके हाइट, आपकी जो बीएमआई है, आपको पता होगा कि आपकी जितनी हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल वेट होना चाहिए, राइट। आप किसी भी आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गूगल में बीएमआई कैलकुलेटर होती है, उसमें आप अपना हाइट और वेट डालेंगे तो बीएमआई आ जाएगा, आपको पता चलेगा आप ओवर वेट है कि ओबीस है, राइट। अगर आपकी वेट में प्रॉब्लम है, फर्स्ट थिंग आई वुड एडवाइस यू टू कंट्रोल योर वेट। फर्स्ट थिंग, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की वेट हमारी हिप, नी और एंकल जॉइंट पे पड़ते हैं, एंड मेनली नी जॉइंट बियर करते हैं हमारे वेट को। सो वन इज वेट कंट्रोल एंड वेट मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग इज, अगर नी पेन अभी से शुरू हो गया है तो आपको एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी चाहिए। एंड एक्सरसाइजेस में बेसिक एक्सरसाइजेस है, आप कोई एक टॉवल को रोल करके नी के अंदर डालिए और नी को प्रेस करिए। मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज आई कैन नॉट लाई डाउन। तो आप एक टॉवल रोल बना लीजिए, कोई भी टॉवल का रोल बना के, सो नी के अंदर प्लेस करके उसको प्रेस करना है। उसके अलावा आपको लेग को सीधा रेज करना है। सपोज ये मेरा लेग है, इसको सीधा मुझे उठाना है अप टू 30 to 45 डिग्री उठा के वहां पे होल्ड करना है। एंड आपको 10 तक गिनना है, 1 2 3 से 10 तक गिनना है। वैसे आपको 5 to 10 टाइम्स करना है दिन में, राइट। रेपिटेशंस करनी है। आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक सेट आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब बैठे हुए हैं, बैठते हुए आप कोई भी चेयर में जहाँ पे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, आपकी कमर सीधी हो, वैसे कोई चेयर में आपको बैठना है। सो उसमें फिर आपको लेग, आपने जो लेग है, लेग को उठाना है ऊपर की तरफ। तो वैसे करके आपको 10 बारी हर दोनों लेग पे करनी है। आपको एंकल की मूवमेंट करनी है, जो हमारी फुट एंकल जॉइंट है, फुट के जो जॉइंट है, वो उसको मूवमेंट करना है ऊपर नीचे की तरफ, ऐसे 10 बार मूवमेंट करनी है। उसके बाद रोटेशन करनी है, एंकल रोटेशन, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। और आप
ये 4 एक्सरसाइजेस आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पेन है अभी भी, आपको अगर छूने पे दर्द हो रहा है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा टेंडरनेस फील हो रहा है, तो आप आइसिंग करिएगा, बर्फ़ लगाइए, दिन में 2-3 बार बर्फ़ लगाइए और उससे आपकी पेन कम होगा। पेन कम होने के बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड आप जब भी चलेंगी, आपको अगर आपकी वर्क ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है या आपको बहुत देर चलना पड़ता है, तो आई सजेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट कि आप एक अच्छी प्रॉपर सपोर्टेड शू वेयर पहने या फिर शूज पहने, बट आप कोई भी फ्लैट सोल का चप्पल नहीं पहनना है, और जहाँ जब भी चप्पल पहनना हो तो उसका प्रॉपर सपोर्ट रहे, वैसा सपोर्टेड सोल वाले ही आपको चप्पल पहनना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसे मैनेज नहीं हो रहा है, देन आप डेफिनेटली आप एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं। हम आपके घर पे फ्री असेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये होल मंथ फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम आपके घर पे भी फिजियोथेरेपिस्ट को सेंड कर सकते हैं हु कैन गाइड यू। यस डॉक्टर मनोज, या ये तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। सो चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा पेन और दर्द से आगे बढ़ते हैं। सो ये इसके बारे में मैं भी आपसे पूछना चाहता था कि कैसे फिजियोथेरेपी से कैंसर पेशेंट्स को सर्जरी के बाद या कीमोथेरेपी के दौरान हेल्प किया जा सकता है। और इसी से रिलेटेड अरुण दागर हैं एक जो हमारा अभी लाइव सेशन देख रहे हैं। He has asked, my father is down with multiple myeloma. ओके। He is having chemotherapy sessions at the moment, but can he do some exercises to strengthen his leg muscles and improve his movement? तो मैं एक बार हिंदी में भी सवाल बोल देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। मेरे पिताजी को मल्टीपल माइलोमा हो गया है, उनके कीमोथेरेपी सेशन चल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो वो घर पर कर सकते हैं अपनी लेग्स को ज़्यादा ताकतवर बनाने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल है आपकी, एंड मैं भी इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहती थी। मैं पहले सर के क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। येस डेफिनेटली सर, मल्टीपल माइलोमा और कीमोथेरेपी, कोई भी कैंसर के बाद जब कीमोथेरेपी होती है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है वीकनेस, सीवियर वीकनेस होती है, क्योंकि लोगों में लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। कीमोथेरेपी की इफेक्ट्स इतना ज़्यादा होता है कि हम चलना बंद कर देते हैं हम, क्योंकि इतना ज़्यादा सीवियर वीकनेस हो जाती है। सो उसके लिए आपने बहुत अच्छी सी सलाह मांगी है कि हम लोग मूवमेंट को या उनके मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं लेग्स की, और डेफिनेटली हम कर सकते हैं। इसके लिए आप लेग्स के एक्सरसाइजेस में लेग मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। आप एंकल टो मूवमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, लोअर जो हमारी लेग्स है उसमें सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, राइट। क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद मूवमेंट कम हो जाती है, उसकी वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है, हम जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट हो सकता है, जो कि जाके आर्टरीज को ब्लॉक कर सकती है। सो उसको कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एंकल तो मूवमेंट होता है, एक तो एंकल को ऊपर नीचे की तरफ करना है, एंकल रोटेशन, ये हर 2-2 घंटे में उनको करनी है, हर 2-2 घंटे में। उसके बाद नी को जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट की मूवमेंट करानी है, जैसे कि नी को मैं बता देती हूँ। सो नी की मूवमेंट को ऐसे एक बार बेंड करना है, देन स्ट्रेट करना है, राइट। सो दिस इज हाउ ही नीड्स टू मूव हिज लेग। उसके बाद लेग को सीधा उठाना है। सपोज दिस इज माय लेग, ये मेरा लेग है, इसको सीधा ऊपर की तरफ उठाना है, देन होल्ड करना है थोड़ी देर, फिर रिड्यूस करना है। हो सकता है वो अभी इस मोमेंट पे इतना वीक हो कि उनको सपोर्ट देने की जरूरत हो, आप उनके लेग को दोनों हाथों से ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, एंड आप उनको धीरे धीरे उठाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये जितने एक्सरसाइजेस दिन में 2 से 3 बार आप करा सकते हैं उनको। मैंने 2 एक्सरसाइज एंकल के लिए बोला, मैंने एक नी के लिए बोला, और एक मैंने पूरे लेग को सीधा उठाने के लिए बोला है। और एक एक्सरसाइजेस है जहाँ पे हम लोग उनको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, नी के मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक टॉवल के रोल बना ले, उसको नी के नीचे रख दे और नी को प्रेस करना है उनको। उससे धीरे धीरे क्या होगा, जो वीक नी जो मसल्स है नी जॉइंट के अराउंड, उस मसल को भी ताकत मिलेगी और उससे स्ट्रेंथन होंगे वो मसल। सो वो एक एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं। और आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी एक बार सजेशन ले सकते हैं, किसी को आप घर पे बुला के या उनको सेंटर में ला सकते हैं, तो जैसे भी आपको सुविधा हो आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर प्रतिभा, अगर कोई दिल्ली एनसीआर में नहीं है तो वो हाँ उसके लिए आपके सेंटर आना या फिर
आपके अब लिए उनको किसी को जाना, कर देना मुश्किल। बिल्कुल, तो उसके लिए हम लोग टेली रिहैबिलिटेशन भी करते हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एक वीडियो कॉल में आके हमारे जो फिजियो सेंटर है वहाँ पे हमारे पास जो काउचेस है उसमें हम लोग सारी एक्सरसाइजेस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आपको वीडियोस सेंड करते हैं कि कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, वीडियोस को देख के भी वो एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। सो टेली रिहैबिलिटेशन ऑल्सो वी डू ओवर दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अच्छा चलिए अब एक और दो सीरियस प्रॉब्लम्स और है, पहले मैं एक लेता हूँ। जी अतुल टंडन पूछ रहे हैं व्हाट सोल्यूशन डू यू ऑफर फॉर न्यूरो रिहैब। सो एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ। अतुल हाँ हाँ। टंडन पूछ रहे हैं कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उससे उबरने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में सर अतुल जी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में इट कैन बी मैनी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सो आप अगर थोड़ा और स्पेसिफाई करते बेटर होता, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ मेजरली जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करती है तो वो है स्ट्रोक। आफ्टर स्ट्रोक फिजियोथेरेपी की बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज पार्किंसंस डिजीज। तीसरी कंडीशन हो सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चौथी कंडीशन हो सकता है कोई मोटर न्यूरॉन डिजीज एंड बेल्स पाल्सी जो फेस के पैरालिसिस हो जाती है। सो ये मोटा मोटा कंडीशंस है। एल्जाइमर्स है एंड एल्जाइमर्स डिजीज है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। सो ऐसी कुछ कंडीशंस है जहाँ पे फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहैब बहुत मैटर करता है। सो न्यूरो रिहैब इफ वी टॉक अबाउट, सो एक रिहैबिलिटेशन टीम होती है। सो वी हैव फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। सो सब अपने अपने वर्टिकल में काम करते हैं। जैसे कि न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो स्पेशलिस्ट इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, सो वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो न्यूरोलॉजी मेनली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आएंगी सीवियर वीकनेस ऑफ द मसल्स, राइट। सेकेंडली उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होंगी, उनको चलने में दिक्कत होगी, उनकी बैलेंस में दिक्कत होगी, वो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होंगे उनके, बिकॉज वो बहुत वीक है या उनके मसल्स वीक हो गए हैं तो जॉइंट में भी स्टिफनेस आएंगी। एंड उनके मसल्स की जो टोन होती है उस टोन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे स्ट्रोक के बाद आप देखिएगा हाथ जो है वो एकदम एक पैटर्न में मूव हो जाता है। सो स्ट्रोक में द पैटर्न बिकम्स लाइक दिस, राइट। सो वो बिकॉज वो मसल स्पैस्टिक हो जाता है। और कई बार आप देखिएगा कोई स्ट्रोक के पेशेंट्स को आप देखेंगे तो हाथ पूरा ऐसे ढीला पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो मसल फ्लैसिड है। सो आप डिपेंड करता है कि आपको स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रीट करना है तो वहाँ पे वेरियस टेक्निक्स है जो कि हम स्पेसिसिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं एंड फ्लैसिडिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ डिफरेंट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स है। मसल री है, फैसिलिटेटिंग टेक्निक है, इनहिबिटेटिंग टेक्निक्स है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स है जहाँ पे हम जॉइंट्स की प्रोप्रियोसेप्टर्स को एक्टिव करते हैं जिससे जो पैरालाइज्ड मसल्स है वो काम कर सके। मसल स्टिमुलेशंस हम देते हैं। सबसे पहले तो मसल स्टिमुलेशन देते हैं जहाँ पे नर्व डैमेज की वजह से ब्रेन में, क्योंकि नर्व डैमेज होते हैं मोस्टली, तो उसको इनर्वेट करने के लिए हम लोग मसल स्टिमुलेटर एक मशीन होती है जिसको हम यूज करते हैं एंड उसकी वजह से मसल धीरे 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 अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाते हैं, अपने ताकत को वापस पाते हैं, क्योंकि नर्व की जो सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाती है एंड नर्व इनोवेशंस होना शुरू होता है। नर्व की जो डैमेज हुई थी वो डैमेज धीरे धीरे वो रिकवर करना शुरू करते हैं। सो मसल स्टिमुलेटर बहुत हेल्प करती है एंड एक बार मसल की जब इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि PNF टेक्निक है, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स है, देन फैसिलिटेशन टेक्निक है, इनहिबिशन टेक्निक्स है। सो वो सारी टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करते हैं, मैट एक्सरसाइजेस कराते हैं। एज आई सेड इन माय तो बॉडी वेट सपोर्ट ट्रेडमिल ट्रेनिंग कराते हैं, गेट ट्रेनिंग बोलते हैं उसको बेसिकली। जो चल नहीं पाते हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि उनके ब्रेन भूल चुके हैं कि मुझे चलना कैसे था, उनके मसल्स पैरालाइज थे, वो सीधे नहीं चल पाते, उनको ऐसे लचका लचका के चलेंगे। सो उस पैटर्न को ब्रेक करके नॉर्मल लाने में वो कुछ एक्टिविटीज पहले करते थे, वो लिखते थे, राइट। ही वॉज अ राइटर, ही इज नॉट एबल टू राइट। सो वो छोटी छोटी मोटर हैंड की जो मूवमेंट है, मोटर मूवमेंट है, उसको इम्प्रूव करने में हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। स्पीच कई बार लॉस हो जाता है जहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट उस स्पीच को वापस लाने में,
स्पीच में प्रॉब्लम होता है, कई बार वो समझ तो जाते हैं पर बोल नहीं पाते, कई बार पेशेंट्स बोल पाते हैं बट वो समझ नहीं पाते, वो कंप्रीहेंड नहीं कर पाते ब्रेन में। सारे तरीके की स्पीच के प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी स्वाल्विंग प्रॉब्लम को भी हेल्प करती है। क्योंकि अंदर के जो मसल्स है, फेरेंजियल मसल्स है, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर निगल नहीं पाते हैं फूड को। बहुत दिन वो नाक से खाना पड़ता है, उनको नेजल पाइप से खाना देना पड़ता है, आर्टी फीड से। इसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं, हमारी पूरी रिहैब टीम वर्क्स फॉर दिस। थैंक यू फॉर दैट डिटेल्ड आंसर। अब मैं आपसे एक स्पेसिफिक न्यूरो प्रॉब्लम के बारे में पूछता हूँ। रामा गोयल जी ने मैसेज किया है। सो शी इज सेइंग I have got facial paralysis in the right side of the face due to MVD surgery for trigeminal neuralgia. Okay. Please suggest some exercises for this. एक बार हिंदी में बोल देता हूँ। रामा गोयल जी को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की प्रॉब्लम है, जिसके लिए उन्होंने MVD सर्जरी कराई है। उसके बाद से उनके फेस के राइट साइड पे पैरालिसिस हो गया है। तो पूछ रही है कि क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइजेस हैं? बिल्कुल है। मैम, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि आपने ऑलरेडी फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करे है कि नहीं करे है। अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है एंड बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, सपोज आप स्माइल करना चाहते हैं, एक साइड में तो नॉर्मली आप स्माइल कर पाए, दूसरी साइड में रेस्ट्रिक्टेड है, राइट? उसमें आपको मसल को स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मसल स्टिमुलेटर वर्क्स, राइट? एंड अगर आपको सपोज मसल्स आर इंटैक्ट, एक्टिविटीज है, बट आपको थोड़ा सा रिट्रेन करने की जरूरत है, आप कोई भी मिरर के सामने में बैठिएगा, राइट? कोई बड़ा सा थोड़ा सा मिरर हो जहाँ पे आपका फेस आपको प्रॉपर दिखे। उसमें आप वावल्स बोल सकते हैं, ए ई आई ओ यू। इससे क्या होता है, हमारी पूरी फेस की मसल्स एक्सरसाइज होती है। उसके बाद आप स्माइलिंग करिए। अगर स्माइलिंग आप नहीं कर पा रहे तो हाथ से आप उसको खींच सकते हैं। लिप के जो ये एंगल है, आप इस एंगल को खींच सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक साइड में ऐसे स्माइल हो रहा है, दूसरे साइड ऐसे रेस्ट्रिक्टेड, तो आप इसको सिमेट्रिकल बनाइए, ठीक है? आपको अगर आपको आई क्लोज होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हो सकता है आपकी मेजरली यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले तो ये देखने की जरूरत है कौन कौन से मसल्स अफेक्टेड हुए हैं सर्जरी के बाद। हो सकता है ये स्माइलिंग मसल हो सकता है आपको जो चबाने वाली मसल्स हो, तो वो चबाने वाले मसल्स को भी एक्टिविटी करने के लिए आपको कुछ मुंह में रख के उसको च्यू करना है, च्युइंगम या एनीथिंग विच यू कैन च्यू, तो च्यूइंग एक्टिविटीज करना है, राइट? देन आपको अगर आईज में प्रॉब्लम है तो फिर आई क्लोजिंग, आपको आई क्लोज नहीं हो सकता, देन यू नीड टू सपोर्ट विद योर हैंड एंड देन मेक द आई क्लोज। आपको अगर आप आईब्रोज को एलिवेट नहीं कर पा रहे, देन सपोर्ट। तो धीरे धीरे और जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो होल्ड करना है। कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं उसको होल्ड करना है एटलीस्ट फॉर 10 to 20 काउंट्स। आप अगर स्माइल कर रहे एक बार में तो ऐसे किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आपको उसको होल्ड करके रखना है, ताकि मसल को सेंस हो कि हाँ वो 10 से 20 सेकेंड लगता है मसल को सेंस करने में, कोई भी मूवमेंट पैरालाइज मसल्स में, उसको और वीक मसल्स में, तो उसको हमें होल्ड करना है, राइट? या दीज आर सम बेसिक एक्सरसाइजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सीवियर पेन है तो पेन में भी लेजर थेरेपी भी बहुत हेल्प करती है। लेजर थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हेल्प करती है। अगर वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, सो वी कैन पुट लेजर और अल्ट्रासोनिक थेरेपी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अभी तक हमने डायबिटीज के बारे में बात किया, पेन के बारे में बात किया, कैंसर, कीमोथेरेपी के बारे में बात की, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। अब एक बारी शॉर्ट में, क्योंकि हमारे कार्डियक के बारे में बात करना रह गया है, तो अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं या कार्डियक सर्जरी की कराई गई है उनकी अभी, तो कैसे फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है? ओके, कार्डियक में यूजुअली जो फिजियोथेरेपी मदद करती है वो है आपके बाईपास सर्जरी होती है, राइट? जहाँ पे जो आर्टरीज ब्लॉक होती है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उन आर्टरीज को ग्राफ्टिंग करके उनकी सर्जरी कराई जाती है। उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बाईपास, CABG सर्जरी बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग कैन बी, जहाँ पे सर्जरीज की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर स्टेंट डालते हैं। स्टेंट से क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज होती है वो श्रिंक हो जाती है, उसको उसके
वीट को बढ़ाने के लिए, तो वो स्टेंट डाल देते हैं, जिससे आर्टरीज की जगह बनी रहती है ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से कर पाए, ठीक है। सो मेजरली पोस्ट स्टेंटिंग, इसको पीटीसीए बोलते हैं। सो पीटीसीए एंड सीएबीजी के बाद फिजियोथेरेपी और कार्डियक रिहैबिलिटेशन जो हम बोलते हैं, सो बहुत हेल्पफुल होती है। सो कार्डियक सर्जरीज के बाद यूजुअली व्हाट हैपेंस, राइट, तो इसमें कार्डियक सर्जरीज के बाद यूजुअली कुछ दिन तक वेंटिलेशन पे रखते हैं, एंडोट्रेकियल वेंटिलेशन बोलते हैं हम लोग, मुंह में पाइप डाल के वेंटिलेटेड रखते हैं इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। उसके बाद उसको वीन ऑफ करते हैं, वेंटिलेटर से रिमूव करते हैं, ओके। एंड सो वो कुछ दिन पूरा बेड में होते हैं। उस समय अगर आपको अर्ली हॉस्पिटल में ही आपकी फिजियोथेरेपी नहीं चालू होती है तो कॉम्प्लिकेशंस होगा। आपके जो सिक्रेशंस होती है एनेस्थेसिया के बाद, हमारे सिक्रेशंस लंग में एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, जिसकी वजह से आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन जितनी अमाउंट की जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाती है और लंग श्रिंक होने लगता है, उसको एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। सो इन कॉम्प्लिकेशंस को हमें प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट दैट कि आप हॉस्पिटल में 1 महीने रह के आए और फिजियोथेरेपी कराए ही नहीं। आजकल ये बहुत मैंडेटरी हो गया है कि हार्ट सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी कराना, एंड वो कराते ही है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। और बट ये चीज है कि आप हॉस्पिटल में करने के बाद अगर आप घर पे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्टेट लो हो जाएंगे, आपके मतलब जो आपने अचीव किया था हॉस्पिटल में उसको आप हो सकते हैं कंटिन्यू ना कर पाए और आप फिर से वीक हो जाएंगे और आपकी लंग वॉल्यूम फिर से रिड्यूस होने के चांसेस है। सो एक तो फिजियोथेरेपी हम सजेस्ट करते हैं सर्जरी से पहले भी, राइट। कोई अगर हार्ट की सर्जरीज प्लान हुई है उसके कुछ दिन पहले डॉक्टर भी बोलते हैं, डॉक्टर नहीं भी बोलते हैं तो आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं सेफली। उसमें बेसिकली बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज होती है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम बताते हैं, कुछ एक्सट्रीमिटीज की हैंड्स एंड लेग की एक्सरसाइजेज बताते हैं। सो इन एक्सरसाइजेज से होता क्या है, एक तो आप जो सर्जरी के बाद कमिशंस होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है बिकॉज आप जल्दी रिकवर करते हो, राइट। आप आईसीयू में ज्यादा दिन बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी या वेंटिलेटर पे ज्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी हार्ट या आपकी जो मसल्स है लंग्स के भी, तो वो ऑलरेडी एक अच्छे स्टेट पे होते हैं। मे बी द ब्लॉकेज वो रिमूव कर दिए सर्जरी के बाद, बाकी चीजें आपकी सही है, तो वो कंपेंसेट करके आपको जल्दी रिकवरी देती है। आपके ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। आपकी अगर पेन होगा, जो आपकी पेन परसेप्शन होती है हार्ट सर्जरी के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना ये बोन को काट देते हैं सीएबीजी में, यहाँ पे स्टर्नम जो बोन होता है उसको बोन को बीच से काट देता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। सो उस पेन को भी रिड्यूस करने में, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे को सर्जरी हुई है एंड मुझे कफ करते हुए यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट लेके या मुझे बाइंडर लेके फिर खांसना है, आप जल्दी ऐसे खांसोगे तो आपकी हो सकता है स्टिच ओपन अप हो जाए या पेन बढ़ जाए। सो ये प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी वैसे हेल्प करती है ताकि आपको पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स कम हो जाए, जितना से ज्यादा कम हो जाए। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद की जो एक्सरसाइजेस होंगी वो एक होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी, जब आप बेड पे होते हैं सर्जरी के बाद। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम लोग लंग्स को क्लियर करते हैं। कोई भी अगर आपके बलगम जमी हुई है अंदर में या कोई सिक्रेशन जमी हुई है उसको हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी देके, सो वो बहुत सारे टेक्निक्स है, परकशंस देते हैं हम लोग, वाइब्रेशंस देते हैं। सो उसकी वजह से आपके म्यूकस लूजन अप होता है और वो उसको सक आउट कर लेते हैं हम सक्शन के थ्रू। So suctioning and then chest physiotherapy at ICU is very important, first thing. सेकेंड थिंग, उसके बाद अर्ली मोबिलाइजेशन। आपको आईसीयू के अंदर ही बेड के अंदर बेड के बाहर आना बहुत जरूरी है, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको मोबिलाइज करेंगे, आउट ऑफ बेड मोबिलाइज करेंगे, बेड से बाहर आपको बिठाएंगे, देन आपको चलाएंगे। बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट का होना, क्यों, कोई भी उठा सकते, कोई भी बिठा सकते, फिजियोथेरेपिस्ट का होना इसीलिए जरूरी है so they are technically they have knowledge about this thing. Then कोई भी अगर आपकी पैरामीटर्स जो वाइटल्स होती है, अगर वाइटल्स इम्पेयर्ड हो जाता है, so they can manage it immediately. अगर जीडीए होगा या कोई अनएडुकेटेड कोई ऐसा जो टेक्निकली साउंड नहीं है, अगर वो आपको असिस्ट करेंगे, so वो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कॉम्प्लिकेशंस को इमीडिएटली हैंडल नहीं कर पाते हैं। एक वो चीज है। तीसरी चीज है मोबिलाइजेशन। एज आई सेड, आईसीयू के अंदर आपको वॉक कराते हैं, उस समय में आपके पास हो सकता है कुछ ड्रेन्स, अगर थोड़ा की कोई लंग की फील्ड की सर्जरी हुई है या कई बार एक आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में
ड्रेन्स होते हैं जो कि पेशेंट ऐसे लेके चलते हैं या कोई साथ में जो चला रहे होते हैं वो लेके चलते हैं। सो उन ड्रेन्स को भी आपको खींचना नहीं है, बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करना पड़ता है, आपके SpO2 को बहुत मॉनिटर करना। SpO2 आप सबको अभी तो पता चल गया होगा कोविड के बाद, जो कि ऑक्सीजन लेवल को डिनोट करता है। 90% से अगर बिलो जाता है तो क्या करना है हमें 90। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिजियोथेरेपिस्ट आपको मोबिलाइज कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराएंगे आपको, क्योंकि मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और सर्जरी हुई है यहाँ पे तो आप ऐसे रहने लगते हो, क्योंकि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरा स्टिच ओपन हो जाएगा या मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो आप ऐसे ऐसे करने लगते हो, स्लाउज हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके नेक के मसल्स, आपके बैक के मसल्स, आपकी हिप के मसल्स सारे इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। सो एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको वापस आपकी नॉर्मल लाइफ स्टेट में आने में ये बहुत मदद करती है। सो जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद जब आप घर पे आते हैं, सो घर पे आने के बाद आपको फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करेंगे। और जो एक्सरसाइजेस हम करेंगे वो ग्रेडेड एक्सरसाइजेस होंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं हम लोग कि आपको स्टेयर क्लाइंबिंग आप कर नहीं पा रहे और हम लोग बिकॉज प्रोटोकॉल में है और हम लोग आपको स्टेयर क्लाइंबिंग करा रहे हैं। नो, सो दिस विल बी ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप फिजियोथेरेपी, राइट। आप एक एक्टिविटी को पहले अचीव करते हैं, उसके बाद हम दूसरे एक्टिविटी पे जाते हैं, उसके बाद तीसरे एक्टिविटी पे जाते हैं, ताकि आप ना एक छोटे से एक्टिविटी से लेके बड़े तक एक्टिविटीज आप कर पाए सेफली एंड विदाउट एनी सिम्टम्स। So this is how cardiac rehabilitation helps. It takes around 3 months of time. आप अगर सर्जरी किसी को हुआ है उसको complete recovery में at least it takes 3 to 6 months with a proper cardiac rehab program. Yes. Thank you for that, डॉक्टर प्रतिभा। चलिए एक लास्ट सवाल ले लेते हैं कि सीरियस क्वेश्चन है। मैंने सोचा था क्वेश्चंस का सिलसिला खत्म करेंगे, बट मोहम्मद नबी जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मैम ब्लड कैंसर में कौन सी फिजियोथेरेपी करनी चाहिए? मैंने जैसे डॉक्टर मनोज एंड उनको भी मैं बोलना चाहूँगी सर कि फिजियोथेरेपी कैंसर में कोई स्पेसिफिक कैंसर में हेल्प करती है ऐसा नहीं है। सो कैंसर की जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि मैंने बोला कि कीमोथेरेपी होते हैं एंड रेडिएशन थेरेपी भी होती है, कैंसर के इलाज जो होते हैं, उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो हम वीकनेस से रिकवर कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर कोई बहुत दिन बेड रिडन होगा तो क्या होगा उसके कॉम्प्लिकेशन, जो उनको बेड सोर डेवलप होगा, उनके सारे मसल वेस्ट हो जाएंगे, उनके मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, राइट। उनके जॉइंट स्टिफ होने लगेंगे, वो उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारे इम्पेयर होना शुरू हो जाते हैं, वो सारे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो फिजियोथेरेपिस्ट से एक तो हमें सर्कुलेशन इंप्रूव करना होता है, कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग उनके वीक मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तीसरा चीज, अगर उनको स्टिफनेस है तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से उनकी स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। उनको वॉकिंग करना है, उनको मोटिवेशन देना, उनके साथ हमेशा एक सेफ कोई पर्सन हो जो कि उनको गाइड कर सके इन अ राइट वे, क्योंकि ब्लड कैंसर के बाद देयर आर सिवियर मेजर जो कॉम्प्लिकेशन आती है विच वेयर फिजियोथेरेपी कैन हेल्प इज दी वीकनेस। एंड सेकेंड थिंग, अगर उनके चेस्ट या लंग को अफेक्ट करते हैं तो लंग के कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, लंग में ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। एंड ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर में अगर वो ब्रेन को इम्पैक्ट करते हैं, राइट, सो ब्रेन को इम्पैक्ट करने की वजह से, क्योंकि वो मेटास्टेसिस हो जाते हैं, सारी जगह फैल जाती है, उसके वजह से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होने लगती है, राइट। कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते, हम खा नहीं पाएंगे, या कोई एक्टिविटीज अगर मैं ब्रश कर पा रही थी पहले मैं वो नहीं कर पाऊंगी। सो वो अगर आप एक्सरसाइजेस से जुड़े रहेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने में बहुत हेल्प होती है, या उनको भी एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं विद फिजियोथेरेपी। एंड ये सारी कैंसर पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रतिभा। आज आपसे बात करके आई एम श्योर ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा फिजियोथेरेपी के बारे में। सबसे पहले ये कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, और इस पे हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने की फिजियोथेरेपी के बारे में। कुछ आपने बताया कि जो कॉमन मिथ्स हैं कि जैसे फिजियोथेरेपी केवल पेन के लिए होती है या फिर वो सिर्फ एक मसाज करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी आपको बड़ी से बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर सकती है, जैसे कि अगर आपको कैंसर है, आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, आपको कार्डियक सर्जरी हुई है, या आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, या आपको आर्थराइटिस है, तो उन सब प्रॉब्लम्स में और इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स में फिजियोथेरेपी आपकी मदद कर सकती है।
और अगर आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, कोई एडिशनल प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट आपकी हेल्प ही होगी। और इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बोले तो ही जाना है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपने आप से भी जा जा सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल, राइट। और अगर आप डॉक्टर प्रतिभा या उनकी टीम के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो एनसीआर में उनके 2 सेंटर्स हैं, वहाँ पे मिल सकते हैं, या आप उनसे टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। और उनकी टीम आपको होम सर्विस भी प्रोवाइड करती है, Right. राइट। सो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप माय उपचार से जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कि आप myupchar.com हमारी वेबसाइट या ऐप पे आके टेली कंसल्टेशन से लेके हेल्थ इंश्योरेंस तक सब कुछ पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन फिनिश करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सेफ रहिए, खुश रहिए। Thank you, Manoj. Thank you.